Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer, and I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. The department is BS English 6th semester and the subject is stylistics. Now we will discuss about the phonological level of stylistics, in which we will discuss about the literary terms and devices are used in a poetry. ठीक है, हम उन डिवाइसेस को जो है वो आज डिस्कस करेंगे जो कि स्टाइलिस्टिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन डिवाइसेस के बारे में जो कि हम पोइट्री में यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, अब उन चीज़ों को पोइट्री में यूज़ करना है तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया है कि आप लोगों का जो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है टॉपिक है हमारे पास लेवल ऑफ एनालिसिस. अब लेवल ऑफ एनालिसिस में हमने सबसे पहला जो हमने डिस्कस करना है वो है फोनोलॉजिकल लेवल. ठीक है, फोनोलॉजिकल लेवल को हम डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, वैसे अगर हम डिस्कस करें तो फोनोलॉजी के अंदर इंक्लूड हो जाता है वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स. ठीक है, लेकिन अब हम इसको जब डिटेल में देख लेते हैं तो हमें आइडिया होगा कि हम इसके अंदर कौन से डिवाइसेस यानी साउंड डिवाइसेस हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं पोइट्री में जो यूज़ होते हैं. ठीक है जी, तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने फोनोलॉजिकल लेवल की तरफ. द फोनोलॉजिकल और फोनेमिक लेवल इज़ इन चार्ज ऑफ द brain work that goes into organizing the speech sounds into patterns of sounds contrast so that we can make sense when we talk. यानी अब जब हम कभी भी किसी यानी कि इसमें ये बात कर रहे हैं कि जब हम किसी फोनोलॉजिकल लेवल या फिर फोनेमिक लेवल के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम उसकी बात यानी ब्रेन वर्क दैट गोज़ इनटू ऑर्गेनाइजिंग, यानी हमारे माइंड में उस टाइम क्या होता है कि वो किस तरफ जा रहा होता है, इनटू ऑर्गेनाइजिंग द स्पीच साउंड्स, कि हम किस तरह से स्पीच साउंड्स को जो है यानी कंसोनेंट्स और वॉवल्स को कैरी कर रहे होते हैं अपनी टॉक में. ठीक है, इनटू पैटर्न ऑफ साउंड्स यानी तरीका, पैटर्न साउंड्स का, कंट्रास्ट सो डैट वी कैन मेक सेंस व्हेन वी टॉक, हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं. अच्छा, अब देख लेते हैं आगे कि साउंड डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास कौन से आ रहे हैं. इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि साउंड डिवाइसेस यूज्ड इन पोइट्री क्या है. Sound devices are resources used by poets to convey and reinforce the meaning or experience of poetry through skillful use of sound. अच्छा, अब ये देखें, इसमें बता रहे हैं कि जो साउंड डिवाइसेस होते हैं ना वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, पोइट्स जो है कि पोइट यूज़ करते हैं कन्वे करने के लिए और रीइंफोर्स करने के लिए मीनिंग को और एक्सपीरियंस को अपनी पोइट्री में. ठीक है, स्किलफुल यूज़ ऑफ साउंड, ताकि उनका जो साउंड है वो बिल्कुल एबिलिटी के साथ और एक स्किल के साथ और यूनिक तरीके से जो है वो आप तक कन्वे हो सके. यानी जितने भी इसमें पोइट्स हैं पोइट्री में यूज़ होता है तो डेफिनेटली ये पोइट से ही रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि साउंड डिवाइसेस इनको कहते हैं, जो साउंड डिवाइसेस हैं वो पोइट्री में यूज़ होते हैं और उनका रिसोर्सेज यानी उनका पर्पस ये होता है कि उनको यूज़ करते हैं पोइट्स खुद अपनी कन्वर्जेशंस को, अपनी रीइंफोर्सनेस को, अपने मीनिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को पोइट्री के थ्रू जो है वो कन्वे करने के लिए. ठीक है, वो उनको खुद यूज़ कर रहे होते हैं जो पोइट्स होते हैं. After all, poets are trying to use a concentrated blend of sounds and imagery, यानी वो इनको ब्लेंड कर देते हैं समटाइम्स, यानी इनका एक न्यू मिक्सचर बन जाता है साउंड एंड इमेजरी. अब इमेजरी क्या होता है, जैसे इमेजिनेशंस, उसको इमेजरी कहते हैं. टू क्रिएट एन इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी आपको एक ऐसी इमेजिनेशंस में ले जाना या आपको एक ऐसे फैंटेसी में ले जाना जहाँ पर आप उनके वर्ड्स पढ़कर बिल्कुल आपको लगे कि आप लॉस्ट ऑफ माइंडेड हैं या आप बिल्कुल एक ऐसी फैंटेसी में चले गए हैं, एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं जो कि पोइट आपको खुद नरेट कर रहा है या जहाँ पे वो खुद आपको कुछ बताना चाह रहा है. ठीक है, आप पोइट्स के वर्ड्स को पढ़कर आप उसी दुनिया में चले गए हैं जहाँ वो आपको लेके जाना चाहता है.
ठीक है, या जो चीज़ वो आपको बताना चाह रहा है वो आप बिल्कुल एक्चुअल में अपने साथ फील कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पज़ है वो यही है। द वर्ड्स देयर ऑर्डर शुड इवॉक इमेजेस, ठीक है, यानी इवॉक कर रहे होते हैं इमेजेस। वर्ड्स देमसेल्व्स हैव साउंड्स, यानी हम कहते हैं ना कि जो है वो वर्ड्स जो है वो भी साउंड्स रखते हैं। तो ये वही बात है, विच कैन रीइंफोर्स और अदरवाइज क्लैरिफाई दोज इमेजेस, ठीक है, या तो वो रीइंफोर्स करते हैं या फिर वो इन इमेजेस को क्लैरिफाई कर देते हैं। ऑल इन ऑल द पोइट इज़ ट्राइंग टू गेट यू टू द रीडर, यानी आपको ट्राई कर रहे होते हैं, यानी जो रीडर है, टू सेंस अ पर्टिकुलर थिंग एंड द यूज़ ऑफ साउंड डिवाइसेस आर सम ऑफ द पोइट्स टूल, यानी जो अपने पोइट्स टूल के, यानी जो भी उनके और टर्म्स आ जाती हैं उसको टूल्स कहते हैं। अपने उस टूल या अपनी साउंड डिवाइसेस के थ्रू जो है वो अपने पढ़ने वालों को, अपने रीडर्स को जो है वो अपनी तरफ कैसे कन्विंस कर लेते हैं, परसुएस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है एक्सेंट। अच्छा, अगर अब क्वेश्चन ये हो कि व्हाट इज़ द वर्ड बाय एक्सेंट, ठीक है, एक्सेंट क्या है? एक्सेंट कहते हैं टोन को, टोन यानी लहजा। अब टोन होता है लहजा, ठीक है, यानी किस तरह से एक्सेंट को, किस तरह के लहजे को आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी साउंड डिवाइसेस में, ठीक है, अपनी पोइट्री में। द रिदमेटिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। अब देखें स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे आई थिंक मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को कि स्ट्रेस क्या है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना आपके पास, आपको शो हो रहा है स्ट्रेस यानी एम्फेसिक मीन एम्फसाइज करना, किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करना, यानी किसी चीज़ पर थोड़ा सा दबाव डालना, प्रेशराइज करना। तो यानी इसमें ये बात की जा रही है कि उसमें सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट होता है स्ट्रेस का, यानी आपकी पिच हाई या लो होती है, वो आपको स्ट्रेस का जो है वो इंफॉर्मेशन देती है। इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द वर्ड्स गिविंग सम सिलेबल्स मोर रिलेटिव प्रोमिनेंस देन अदर, ठीक है, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती हैं वर्ड्स में। जिस तरह आप किसी भी वर्ड में आप कोई ऐसे वर्ड चूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं, तो आपकी वही चीज़ जो है वो आर्टिकुलेशन, यानी जो आप बात कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कन्वर्जेशन हो रही है उन वर्ड्स की, तो वो क्या होगा, उसमें सम सिलेबल्स मोर रिलेटिवली प्रोमिनेंट हो रहे होंगे अदर, बाकियों की निस्बत, ठीक है। इन वर्ड्स ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स, अगर कोई वर्ड जो कि रखते हैं 2 और उससे ज़्यादा सिलेबल्स। अब सिलेबल्स क्या होते हैं आपको आई थिंक पता होगा, सिलेबल्स हमने लास्ट में भी डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है, वाटर के अंदर कितने सिलेबल्स हैं, सिंगल सिलेबल्स के साथ आपने देखने हैं कि हर एक साउंड में ना एक वावल साउंड आ रहा हो, वावल लेटर आ रहा हो। यानी अगर एक वर्ड है बॉक्स, ठीक है, अगर एक वर्ड है बॉक्स, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा मुझसे सही तरह, ये देख लें बॉक्स है। अब इसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते ना 2 पार्ट्स में, बॉक्स नहीं कह सकते, इसको जस्ट आप बॉक्स कहेंगे, इट्स मीन कि ये 1 सिलेबल है। अगर मैं यहाँ पे कहूँगी वाटर, एक आ गया इसके अंदर, यानी सिंगल सिलेबल्स आप अलग से इसको पढ़ सकते हैं। वाटर, इसमें भी एक वॉवल है, इसके अंदर भी एक वॉवल है, तो ये आपके पास आ गए 2 सिलेबल्स। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ये मैंने पहले ही सेपरेट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। क्रोकोडाइल, ठीक है, कम से कम उन्होंने बोला ना एक वॉवल होना चाहिए एक सिलेबल में, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर 2 आ रहे हैं, लेकिन इसको हम डायल अलग अलग नहीं पढ़ सकते, डायल ही होगा, ये 3 हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन वर्ड देख लेंगे तो उसके अंदर 4 होंगे, और ट्रांसमिशंस देख लें, इंटरनेशनल देख लें, आपको पता चल जाएगा 5, 6, जितने भी आप वर्ड्स लेंथी लेते जाएंगे उस हिसाब से सिलेबल्स आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। और वो जितने सिलेबल्स ऐसे होंगे उसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो वो एम्फेटिक कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स ऑफ 1 सिलेबल में बी अदर स्ट्रेस्ड। अब वो देखिए, वो कहते हैं कि वर्ड ऑफ 1 सिलेबल, ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर सिर्फ एक सिलेबल हो, मे बी अदर स्ट्रेस, मे बी उनके अंदर जो है वो स्ट्रेस मौजूद हो और अनस्ट्रेस्ड भी हो, मे बी वो स्ट्रेस्ड भी हों और अनस्ट्रेस्ड भी हों। स्ट्रेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड।
ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होगा उस कॉन्टेक्स्ट पे जहाँ पर उनको यूज़ किया गया है। बट कनेक्टिव वन सिलेबल वर्ड्स लाइक एंड, बट, और, टू, एक्सेट्रा आर जनरली अनस्ट्रेस्ड। जैसे कि जितने भी आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के नज़र आ रहे हैं, जैसे ये और, टू, अच्छा बट है, एंड है, ये क्या है, कंजंक्शंस हैं, इनको कंजंक्शंस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू क्लासेस या अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, इसको कंजंक्शन कहा जाता है। अच्छा, कंजंक्शंस वो कहते हैं कि वो मोस्टली जनरली जो है वो अनस्ट्रेस्ड ही होते हैं। द वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री आर यूजली अरेंज्ड सो द एक्सेंट्स अकर एट रेगुलर इंटरवल्स विद द मीटर यानी जो एक पैमाइश करना होता है, जैसे हम पोइट्री में कहते हैं कि मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। डिफाइंड बाय द, ये मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं हो सकता, अब इसमें क्या है कि ये एक लिटरेरी टर्म है। आगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे तो आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी इससे रिलेटेड भी। डिफाइंड बाय द प्लेसमेंट ऑफ द एक्सेंट विद इन द फुट। ठीक है, इसको हम फुट के अकॉर्डिंग, यानी हम कहते हैं कि मीटर है तो फुट आ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेजरमेंट करते हैं या प्लेसमेंट करते हैं। एक्सेंट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एम्फोसिस। ठीक है, यानी वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेंट के अंदर जो है वो एम्फासिस हो, यानी उसमें कोई ज़ोर हो। एक्सेंट जो है वो आपका बिल्कुल स्लो भी हो सकता है, हाई टोन में भी हो सकता है, लो टोन में भी हो सकता है, जैसे आप कहें। ठीक है, जी अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है, अच्छा साइड लाइट देख लेते हैं। यानी इसी की और फर्दर इन्फॉर्मेशन, साइड लाइट मीन होता है कि और इससे मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन, इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन भी, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा साइड 2 डिग्रीज ऑफ एक्सेंट्स आर नेचुरल टू मैनी मल्टीसिलेबिक इंग्लिश वर्ड्स डेजिग्नेटेड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखें, वो कहती हैं कि साइड लाइट में आप जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं मेन चीज़ें तो वो होती हैं आपकी प्राइमरी, जब आप इसमें यूज़ कर रहे होते हैं यानी माइनर चीज़ों को तो वो सेकेंडरी होती हैं। अब आपकी प्राइमरी क्या है, प्राइमरी है आपकी मेजर इंफॉर्मेशन, और सेकेंडरी क्या है आपकी माइनर। When a syllable is accented in tends to be raised in pitch and length any or a combination of stress pitch length can be a metrical accent। ठीक है, हम उसको जब देखते हैं उसके स्ट्रेस के, उसके पिच के और उसके लेंथ के अकॉर्डिंग तो हम कहते हैं कि ये मेट्रिकल एक्सेंट है। अच्छा, अब अगली देखिए, व्हेन द फुल एक्सेंट फॉल्स ऑन अ वॉवल, यानी कि वो फुल एक्सेंट जो है वो वॉवल्स में ही आ रहा है, एज इन पोर्शन, डेट वॉवल इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग वॉवल, यानी जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स आपको वॉवल्स के ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो होगा आपका लॉन्ग वॉवल। व्हेन इट फॉल्स ऑन अ आर्टिकुलेशन और कंसोनेंट्स और एज इन पोर्शन, द प्रोसीडिंग वॉवल इज़ अ शॉर्ट वॉवल। पोर्शन एंड पोर्शन में डिफरेंस आ रहा है, तो यही आपका शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल है। अच्छा, अब देखें लॉन्ग वॉवल पोर्शन, यहाँ पे पो के बाद जो है वो उसमें आर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है, तो वो लॉन्ग वॉवल है। जब पोर्शन यानी पोर्शन को आप एकदम से स्किप कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ले जाते हैं, तो ये शॉर्ट वॉवल कहलाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देख लेते हैं क्या होता है। एलिट्रेशन कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड हेड राइम और इनिशियल राइम। ठीक है, एलिट्रेशन कहते हैं ऐसी चीज़ों को जिसमें आप, अगर मैं आपको इजी बता दूं इसका कि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए, तो अलिट्रेशन होता है बेटा ऐसे वर्ड्स जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं ना आपके कंसोनेंट्स वर्ड्स, उनकी रिपीटेशन को अलिट्रेशन कहते हैं। यानी एक लाइन में आपने देखना है कि कितने सारे वर्ड्स हैं और हर एक का जो कंसोनेंट वर्ड है ना जहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो कितनी बार एक ही वर्ड को बार बार यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास वर्ड है रॉक, रेट, रॉक, रेट, रैट। ठीक है, मैं एक लाइन में एक सेंटेंस बना रही हूँ जिसमें मैं ये वर्ड यानी कि यूज़ कर रही हूँ। रोक विद अ हैवी रेट,
एंड सिटिंग ऑन अ रैट, इस तरह से। यानी मैं कोई भी सेंटेंस बनाती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कंसोनेंट्स वर्ड्स को स्टार्टिंग इनिशियल साउंड जिनका सेम है। ठीक है, अब देख लें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको इससे भी समझ आ जाएगा। डेफिनेशन में ऑल्सो कॉल्ड हेड राइम और इनिशियल राइम, इसको एलिट्रेशन को हेड राइम भी कहा जाता है और इनिशियल राइम भी कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। द रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल साउंड्स, यानी रिपीट हो रहा है एक वर्ड बार बार। इनिशियल साउंड यानी कोई भी साउंड, इनिशियल यानी स्टार्टिंग साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा है, और वो होगा भी कंसोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन नेबरिंग वर्ड्स और एट शॉर्ट इंटरवल्स विद इन अ लाइन और पैसेज। ठीक है, किसी भी लाइन में और किसी भी पैसेज में। यूजुअली एट वर्ड्स बिगनिंग्स, यानी उसके शुरू में आ रहा है, बिगनिंग में आ रहा है वो वर्ड। एज इन वाइल्ड एंड वूली, अब यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पर भी डब्ल्यू आ रहा है। इट्स मीन कि ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। वाइल्ड एंड विली, अच्छा वूली। और द लाइन फ्रॉम द पोएम डार्कनेस लॉस्ट, डार्कनेस लॉस्ट की जैसे पोएम थी वो कहते हैं, उसमें भी हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है लिटरेशन फॉर। अब देखें, फ्रॉम समवेयर फॉर बियॉन्ड द फ्लैग ऑफ फेट कैरपस अनफर्ल्ड। अब यहाँ पे देखें, फ्रॉम एफ से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया, अब एफ से फार आ गया स्टार्टिंग, फ्लैग आ गया, फेट आ गया। ठीक है, ये 4 वर्ड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं एक ही लाइन में। बट अगर आपको मैं एक और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़ समझाऊँगी, यहाँ पर एफ़ तो आ रहा है, यहाँ पे एफ़ आ रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे एलिट्रेशन में। ठीक है, हमारे पास ये फॉर, फ्रॉम और फ्लैग और फेट यही वर्ड्स होंगे, यानी आपका इनिशियल साउंड है जो कि शुरू में आएगा, वो होगा एलिट्रेशन। ठीक है, कंसोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है इनिशियल साउंड। अब देख लें इसके भी साउंड साइड लाइट क्या है। द साउंड ऑफ एलिट्रेशन प्रोड्यूस अ ग्रेटिफाइंग इफेक्ट ऑफ द टू द एयर, यानी ये ऐसे वर्ड्स भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं कानों को सुनने में। एंड कैन ऑल्सो सर्व एज अ स्टबल कनेक्शन और एम्फसिस ऑफ की वर्ड्स इन द लाइन, बट शुड नॉट कॉल अटेंशन टू देमसेल्व्स बाय स्ट्रेन यूजेज, यानी आप उसको सुन तो लेते हो लेकिन उस पर अटेंशन जो है ना वो आपकी ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि नहीं हो रही होती है। एजोनेंस सब देख लेते हैं क्या होता है। द रिलेटिवली क्लोज जक्स्ट अपोजिशन ऑफ द सेम और सिमिलर वॉवल साउंड्स। अब देखें, यानी कि ये जस्ट अपोजिशंस कहते हैं जो कि आपका जो एक ऑपोजिशन वर्ड है उससे लिंक रखने वाला। अच्छा, अब ये रिलेटिव कर रहा होता है बहुत ज़्यादा आपके सेम और सिमिलर वॉवल साउंड से, बट विद इन डिफरेंट एंड्स कॉन्सोनेंट्स इन अ लाइन। अब इसमें क्या है, डिफरेंट एंड कॉन्सोनेंट्स, ये आपने याद रख लेना है। डिफरेंट एंड कॉन्सोनेंट यानी लास्ट में कॉन्सोनेंट जो है वो डिफरेंट आ रहा है इन अ लाइन और पैसेज जैसा वॉवल राइम। देखें जैसे वर्ड्स है डेट एंड फेड, अब यहाँ टी और यहाँ डी, साउंड तो सेम ही है, फेड एंड डेट मीन्स काफ़ी हद तक वो एजोनेंस, यानी उसमें वो एक तरह से आप कह दूँ कि मैं ये कह सकती हूँ कि वो थोड़ा सा जो है वो मैच तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो एक लास्ट आपका कंसोनेंट है वो टोटली चेंज है। अब ये लास्ट ई है यहाँ पे, तो ये तो वावल है। अब देखेंगे यहाँ पर डेट में टी आ रहा है और फेड में डी आ रहा है, लेकिन ये साउंड्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, वो एजोनेंस कहलाता है। ठीक है, अब कंसोनेंस क्या है, कंसोनेंस किसे कहते हैं, अभी हमने एजोनेंस पढ़ा था, अब ये है कंसोनेंस। कंसोनेंस किसे कहते हैं, ये होते हैं प्लीजिंग इफ़ेक्ट्स। ठीक है, प्लीजिंग इफ़ेक्ट्स यानी जो आपको सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं उनको कहते हैं। अ प्लीजिंग कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स इन एग्रीमेंट विद टोन, यानी उसके अंदर टोन हो। ऑल्सो द रिपीटेशन ऑफ सेम एंड कंसोनेंट्स ऑफ वर्ड्स सच एज बोट एंड हाइट, boat and night within or the end of a line, or the words cool and soul are as used by Emily Dickinson in the 3rd stanza of He Fumbles at Your Spirit। अच्छा, अब ये उनका एक नावल है Fumbles at Your Spirit वाला, तो उस स्टेंजा में लिखा हुआ है, ये जो स्टेंजा आ रहा है उसका। ठीक है, अच्छा, अब कंसोनेंस क्या होता है, ये होते हैं प्लीजिंग इफ़ेक्ट्स जैसे कि बॉट एंड नाइट, कूल एंड सोल। अब देखें इसमें क्या है, कूल
सोल, बोट एंड नाइट। रिपीटेशन हो रही है सेम एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एक तो रिपीटेशन इसमें भी है और सेम एंड कॉन्सोनेंट्स, यानी आपका जो एंडिंग कॉन्सोनेंट्स है वो सेम है, लेकिन फिर भी आपके वर्ड्स जो हैं वो साउंड सेम नहीं रख रहे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्लीजिंग साउंड्स हैं। जैसे एल है यहाँ पर भी एल है, सॉरी यहाँ पर एल है, यहाँ पर बोट में टी आ रहा है, इधर नाइट में टी आ रहा है, लेकिन ये टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक समझ अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको समझा होगा अच्छे से, और इसको डिस्कस भी करेंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से साउंड डिवाइसेस जो है वो मौजूद होते हैं पोइट्री में, उनको हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स एंड विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ और आप लोग उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, ताकि आप जब भी मुझसे डिस्कस करें तो एटलीस्ट कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो, यानी इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह इसी को हम आगे फिर फर्दर लेके चलेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।